तो नया लेक्चर आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले लास्ट लेक्चर पर जो पढ़े थे उसको 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज का आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर पर मीसोसोम पढ़े थे और मीसोसोम में ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। पहला सवाल ये है कि मीसोसोम एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। बस यहाँ सावधानी ये रखना है कि मेम्ब्रेनस और मेम्ब्रेन बाउंड में कंफ्यूज मत हो जाना। अगर ऐसे लिखा आ जाए कि मीसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, गलत हो जाएगा। मेम्ब्रेनस है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। कैसे बनता है? इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन से। कैसे है? डिफरेंशिएटेड ऑफ सेल मेम्ब्रेन है या एक्सटेंशन है किसका? सेल मेम्ब्रेन का। किसमें? साइटोप्लाज्म की तरफ। फिर सवाल ये है कि फंक्शन इसके क्या हैं। इसी साल 2024-25 वाला जो पेपर आया है उसमें फंक्शन पूछा गया है। सेल वॉल का बनना, डीएनए का रेप्लिकेशन करना और डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट करना किसको? डॉटर सेल को। हेल्प करना किसमें? रेस्पायरेशन। क्यों? यहाँ पाए जाते हैं रेस्पायरेटरी एंजाइम और इसी नाते मीसोसोम को कहा जाता है एनालॉगस किसके? माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब आए हुए सवाल हैं। सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। सरफेस एरिया बढ़ाना इसका मेन काम है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा? एंजाइम का कंटेंट बढ़ जाएगा। स्पेशली कौन से एंजाइम? रेस्पिरेटरी एंजाइम। फिर आता है कुछ बैक्टीरिया, स्पेशली साइनोबैक्टीरिया या हम ब्लू ग्रीन एल्गी कह सकते हैं, इसमें एक और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। फिर मैं बता रहा हूं मेम्ब्रेनस है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। ये भी इनफोल्डिंग सेल मेम्ब्रेन की है। इसमें चूंकि पिगमेंट पाए जाते हैं तो इसका नाम बदल गया है। इसका नाम क्रोमैटोफोर है और पर्पज क्या है? पर्पज फोटोसिंथेसिस है। फिर देखते हैं बैक्टीरिया के सरफेस स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे थे। बैक्टीरिया दो कैटेगरी के होते हैं, नॉन मोटाइल और मोटाइल। अगर नॉन मोटाइल है तो फ्लैजिला एब्सेंट होगा और मोटाइल है तो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। अब फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो फिर होगा क्या? एक्सटेंशन ऑफ किसका? सेल वॉल। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, ये कंपेयर वाला सवाल है। अगर यूकैरियोटिक फ्लैजिला पूछ लिया और आपने कह दिया कि वो सेल वॉल से निकलता है तो वो गलत हो जाएगा। वो कहाँ से निकलता है? सेल मेम्ब्रेन। इसी एनसीईआरटी इसी चैप्टर में लिखा है, एराइज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। तो अगर कहीं यूकैरियोटिक पूछा तो क्या बताओगे? और अगर प्रोकैरियोटिक पूछा तो क्या बताओगे? तो सेल वॉल बताओगे। तो ये कंपेयर आप याद रखेंगे। फ्लैजिला में स्ट्रक्चर वाइज 3 पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। फिलामेंट ही सबसे लंबा पार्ट होता है और यही बाहर निकला होता है। एक लाइन और एनसीईआरटी में लिखा है कि बैक्टीरिया में पाए जाने वाले फ्लैजिला के नंबर और उसके अरेंजमेंट में बड़ी रेंज है। रेंज का मतलब समझ लो, ऐसा हो सकता है कि बैक्टीरिया में फ्लैजिला ना हो, चलो ठीक है, लेकिन अगर होगा तो हो सकता है एक ही हो। अगर किसी बैक्टीरिया में एक फ्लैजिला है तो नाम कुछ और होगा। हो सकता है दोनों किनारे पर एक हो और हो सकता है चारों तरफ ऐसे ऐसे लगा हो। तो अलग अलग बैक्टीरिया में फ्लैजिला का नंबर और फ्लैजिला का अरेंजमेंट। तो अगर स्टेटमेंट आ जाए ऑल बैक्टीरिया हैव सिमिलर या सेम नंबर ऑफ फ्लैजिला, तो स्टेटमेंट क्या है? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सभी बैक्टीरिया में सेम नंबर ऑफ फ्लैजिला नहीं पाए जाते। तो ये इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर करता क्या है, छोटी सी किसी लाइन को उठा के उसी से सवाल बना देगा। फिर आ जाइए, बैक्टीरिया के जो सरफेस स्ट्रक्चर हैं वो 3 हैं, या तो फ्लैजिला होगा या तो पिलाई या तो फिम्बरी। बस फर्क, ये क्वेश्चन एक बार नीट में आ चुका है। फ्लैजिला का लोकोमोशन या मोटेलिटी में रोल है, लोकोमोशन या मोटेलिटी में रोल है, जबकि पिलाई और फिम्बरी का नॉट मोटेलिटी। ये आया हुआ सवाल है, मोटेलिटी में रोल नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट है। पिलाई में लिखा एनसीईआरटी में केवल एक लाइन है, इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। किसकी बनी होती? प्रोटीन। मैंने लिख दिया है ये पिलिन प्रोटीन होती है। ये एक सवाल एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया है, ये बैक्टीरिया में किसमें काम आती है? कॉन्जुगेशन में। फिर आते हैं फिम्बरी।
फिम्बरी क्या है? ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है। कहाँ से निकलते हैं? सेल सरफेस से। काम इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है कि आखिर काम क्या है। तो ये अटैचमेंट में मदद करता है, किससे? या तो स्ट्रीम में जो रॉक चट्टान है उनसे अटैच होना, या होस्ट के टिश्यू। एग्जामिनर कभी दोनों चीज नहीं पूछेगा। अगर दोनों पूछेगा तो आप पहचान लोगे, एग्जामिनर दिमाग लगाएगा। सिर्फ इतना ही पूछेगा या इतना पूछेगा, कौन सा स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया को होस्ट से अटैच करने में मदद करता है? तो आंसर आप क्या दोगे? फिम्बरी दे दोगे। फिर अब देखो बैक्टीरिया के राइबोसोम। इस साल एक राइबोसोम से सवाल आया था, लेकिन वो प्रॉपर राइबोसोम से था, लेकिन थोड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ भी थी। एक लाइन एनसीईआरटी में लिखी है कि बैक्टीरिया में राइबोसोम किससे अटैच हैं? सेल मेम्ब्रेन से। लेकिन ये भी याद रखिएगा, ये बेटा लास्ट लेक्चर है, परेशान ना होना, ठीक है। अभी ये साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। कौन सा राइबोसोम है? 70S राइबोसोम है। 2 यूनिट होंगी, छोटी और बड़ी। छोटी यूनिट कौन सी? 30, और बड़ी यूनिट कौन सी? 50। ऐसे जोड़ोगे तो 80 होगा, लेकिन ऐसे जुड़ता नहीं है, ये जुड़ता ऐसे है, थोड़ा ओवरलैपिंग हो जाती है, इस नाते बना क्या? 70S। हाँ, ये खास बात है बैक्टीरिया की। अगर एग्जामिनर से कहा जाए बैक्टीरिया के राइबोसोम से सवाल पूछो तो यही पूछेगा। क्या होता है? ढेर सारे राइबोसोम एक सिंगल mRNA से अटैच हो गए हैं। पर्पज क्या है? तो इसको कहते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। ये चेन ऑफ राइबोसोम है, ये बैक्टीरिया की पहचान है, हम लोगों में नहीं बनती है। काम लेकिन नहीं बदलेगा, काम वही है अभी। क्या? चाहे ट्रांसलेशन कहो और चाहे प्रोटीन सिंथेसिस कहो। फिर आता है इंक्लूजन बॉडी। पेपर उठा के देखे, नीट 2020 में इंक्लूजन बॉडी से सवाल आया है। प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया का रिजर्व फूड कहाँ स्टोर होता है? तो कहोगे साइटोप्लाज्म। किस फॉर्म में? तो इंक्लूजन बॉडी। फिर आएगा इंक्लूजन बॉडी से जुड़े सवाल बताओ। तो इंक्लूजन बॉडी में गिनती के सवाल हैं, जैसे पहली बात तो नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म। 3 एग्जाम्पल हैं, साइनोफाइसियन, फास्फेट और ग्लाइकोजन। ये एक लाइन मैंने एक्स्ट्रा लिख दी थी कि लिपिड और प्रोटीन के भी ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी है, अभी तक कभी आई नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आई, आना चाहिए। ब्लू, ग्रीन, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या पाई जाती है? गैस वैक्यूल। तो ये गैस वैक्यूल का सवाल अभी तक आया नहीं, लेकिन उम्मीद है आएगा। यहाँ मैंने बताया था कि गैस वैक्यूल का पर्पज है कि बाउंसी मेंटेन करना और ये रोटेट करना बैक्टीरिया को, कि सनलाइट का प्रॉपर एक्सपोजर हो सके। फिर हमने 3 इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन यहाँ देख लिए थे। यूकैरियोटिक सेल शुरू किया था केवल। 3 पहचान है। पहली है ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा। दूसरा सवाल, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या बना लेता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का पाया जाना ये यूकैरियोट की पहचान है। वैसे तो प्रोकैरियोट में क्रोमोसोम नहीं होता है, एनसीईआरटी में लिखा है केवल कि उसके जेनेटिक मटेरियल को हम सिंगल क्रोमोसोम कहते हैं। कहना और होने में अंतर है। क्रोमोसोम बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं। दूसरा है एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये मैंने बताया था कि साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ऑर्गेनेल हैं, तो टोटल जो एरिया है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है, इसी को कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। क्यों हुआ? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। यहाँ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट वगैरह, वो भी वहाँ नहीं पाए जाएंगे। ये सब के सब कहाँ एब्सेंट है? प्रोकैरियोट में। आता कौन कौन है? तो देखो 5 किंगडम में मोनेरा छोड़ दीजिए, मोनेरा छोड़ के जितने लोग बच्चे सब यही हैं, जैसे प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमैलिया है। अब बस ये मत समझ लेना कि सारे यूकैरियोट एक जैसे होते हैं, ना, एक जैसे नहीं होते हैं। कैसे? देखो, जैसे प्लांट जो है वो एनिमल से अलग है। अगर हम प्लांट की बात करें तो यहाँ सेलवाल है, सेंट्रल वैक्यूल है और प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट, ये सब एब्सेंट है। कहाँ?
एनिमल में। लेकिन अब एनिमल में आओगे तो सेंट्रियोल मिलेगा, सेंट्रोसोम मिलेगा। एब्सेंट है किसमें? ऑलमोस्ट ऑल प्लांट। यहाँ ऑलमोस्ट एनसीईआरटी में लिखा है, मैंने आपको कल ही बताया था। अगर ये ऑलमोस्ट हटा दे तो ये लाइन गलत हो जाएगी। सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम एब्सेंट इन ऑल प्लांट, अगर ये लिखा मिल जाए गलत है। क्यों? क्योंकि इसका एक्सेप्शन है। कुछ हैं पौधे जिसमें क्या पाया जाता है? सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम पाया जाता है, जिसमें सबसे बढ़िया नाम तो क्लेमाइडोमोनास ही है। क्लेमाइडोमोनास में बेसल बॉडी पाई जाती है, वो सेंट्रियोल से बनी होती है। तो एक्सेप्शन है। एनसीईआरटी बहुत सावधानी समझदारी से लिखी गई है। वो फर्जी में फुल स्टॉप नहीं लगाते, जान लीजिए। और उन्होंने ऑलमोस्ट यहाँ लिखा है, तो अगर ऑलमोस्ट हटा देगा तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। क्लियर? ये तो कंप्लीट हो गया। यूकैरियोटिक सेल में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम लोग यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कुछ भी लिखेंगे नहीं, केवल देखेंगे, ठीक है? जो कुछ लिखने वाला होगा हम आपको बताएंगे, तब आप लिखिएगा। अभी सेल मेम्ब्रेन में पहले समझेंगे और तभी आपको एनसीईआरटी का फ्लो समझ में आएगा कि आखिर इस लाइनों में एनसीईआरटी लिखी कैसे है। तो देखो क्या लिखा है। सेल मेम्ब्रेन, चाहे सेल मेम्ब्रेन कहो चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहो, बात एक ही है। देखो एनसीईआरटी में लिखा कैसे है। लिखा ऐसे है कि अगर हमको सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर समझ में आ गया है, एनसीईआरटी में पहली लाइन यही है, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन हम लोगों को कब पता चला? 3 क्वेश्चन है, डिटेल स्ट्रक्चर, पॉसिबल स्ट्रक्चर, दोनों अलग अलग सवाल हैं। तो डिटेल स्ट्रक्चर हमको कब पता चला? तो जो एनसीईआरटी में दिया एग्जाम आंसर वही याद रखेंगे। आफ्टर एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और वो भी एनसीईआरटी में लिखा है 1950s। 1950s का जो टाइम है, दौर है, उसी समय। तो अगर क्वेश्चन में ये लिखा मिल जाए डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन हमको कब पता चला, तो आप तुरंत आंसर ये दोगे, आफ्टर एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन जरा सा चेंज करेगा। अगर क्वेश्चन ये लिखा मिल जाए, पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो आप ये आंसर नहीं दोगे। पॉसिबल स्ट्रक्चर अगर आपसे पूछेगा वो कैसे पता चला, तो जो एनसीईआरटी में लिखा वही बताते हैं। डिड्यूस आफ्टर केमिकल स्टडी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और वो भी स्पेशली किसकी? ह्यूमन की आरबीसी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन का अंदाजा
डिड्यूस का मतलब अंदाजा होता है। कैसे वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगा लिया, तो तुरंत आप आंसर दोगे केमिकल स्टडी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। लेकिन क्वेश्चन चेंज करेगा, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन कैसे पता चला, तब कहोगे आफ्टर एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो भी कब, 1950s में। अब सवाल यहीं से है, जब केमिकल स्टडी की गई तभी तो पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में मेनली दो चीजें पाई जाती हैं। क्या, एक तो होती है लिपिड और एक होती है प्रोटीन। सारी दुनिया में वैज्ञानिकों ने बता दिया कि देखो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन पाई जाती हैं, लेकिन दुनिया के कुछ वैज्ञानिक हैं जो इस पे काम करते रहे। तो एनसीईआरटी में एक शब्द लिखा है लेटर, बाद में कुछ बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किए गए। तो देखो क्या हुआ है, बाद के कौन से बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किया गया। और बायोकेमिकल, एनसीईआरटी में ये शब्द अगर लिखा मिल जाएगा तो आप आंसर देखो क्या दोगे, तो कहोगे कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें दो चीजें मिलेंगी। एक क्या मिलेगा, एक उसमें मिलेगा प्रोटीन, आ जाओ बेटा बैठ जाओ, एंड कार्बोहाइड्रेट। तो आंसर क्या मिलेगा, प्रोटीन एंड कार्बो। बेटा आप आगे आ जाओ, हाँ इनके साथ बैठ जाओ, बेटा बढ़ जाओ उधर। हाँ इनके साथ बैठो। हाँ तो देखो क्वेश्चन कैसे समझेगा, होता क्या है, एग्जामिनर हमेशा बाल की खाल निकालता है, छोटी छोटी चीजें पकड़ता है, उसी में आपको फंसाता है। तो क्या क्वेश्चन लिखा होगा, अगर लिखा है डिटेल स्ट्रक्चर तो क्या लगाओगे, आफ्टर एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पॉसिबल स्ट्रक्चर अगर क्वेश्चन में लिखा तो क्या बताओगे, तो कहोगे आफ्टर केमिकल स्टडी, वो भी किसकी, ह्यूमन आरबीसी की। लेकिन अगर ये शब्द लिखा मिल जाए बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन से क्या पता चला, तो आप तुरंत कहोगे सेल मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है, तो कहोगे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो फिर पुराने वाले वैज्ञानिक कह रहे थे लिपिड और प्रोटीन है, नए वाले कह रहे हैं कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है। तो फिर हो गया समझौता वैज्ञानिकों में, क्या कहा, ऐसा करो तुम्हारी बात भी सही हमारी बात भी सही, तो क्या फाइनली माने वो देखो। तो माना ये गया कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन भी है, उसमें लिपिड भी है और उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है। तो वैज्ञानिकों की तरफ से फिर दूसरा सवाल, अभी कुछ पढ़ो नहीं केवल देखो, अभी पढ़ने का प्रॉपर टाइम देंगे, आप आराम से पढ़िएगा। वैज्ञानिकों की तरफ से सवाल ये आया कि ये तो बताओ, चलो ठीक है तीन चीजें हैं, लेकिन ये तो बताओ कि कौन कितने किस किस रेशियो में है। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि जो प्रोटीन और लिपिड है इसका रेशियो एनसीईआरटी में लिखा है वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब समझ लो क्या, जैसे अगर ह्यूमन आरबीसी देखोगे, अगर ह्यूमन आरबीसी देखोगे तो जो प्रोटीन है वो लगभग 52%, लिपिड लगभग 40%, तो बचा कितना, बचा 8% क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो है ये किसका है, ह्यूमन आरबीसी मेम्ब्रेन का है। अगर यहीं पर मान लेते ह्यूमन लिवर सेल का पूछा जाता तो क्या यही आंसर दे दोगे, तो गलती ना करिएगा, एग्जाम में ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए ऑल सेल मेम्ब्रेन हैव 52% प्रोटीन, सही है, गलत है। क्यों, ऑल सेल मेम्ब्रेन में 52% नहीं होता, किसमें होता है, ह्यूमन आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, 52% होता है। तो देखिए सब छुपे हुए सवाल हैं, एग्जामिनर उसी में से कुछ ना कुछ करके आपसे पूछेगा। तो क्या देखो समझाया मैंने आपको, ये बताया है कि अगर पहला सवाल ये है कि डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, गिरने लगे अभी शुरुआत में ही, अभी तो बहुत लंबा समय है तैयारी का।
डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन कब पता चला? तो कहोगे एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो भी कब? 1950 50 का जो दशक था। चेंज करेगा। पॉसिबल स्ट्रक्चर अगर पूछ लेगा तो तुरंत आंसर बता दोगे क्या? आफ्टर केमिकल स्टडी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। किसकी? तो कहोगे ह्यूमन आरबीसी की। अब इस केमिकल स्टडी से ही पता चला कि सेल मेम्ब्रेन में मेनली क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन। लेकिन बाद में एनसीईआरटी में ये शब्द लिखा, भी आपको दिखाएंगे लेटर, बाद में मतलब इस काम के बाद जब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन और क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो लड़ाई नहीं होने लगेगी। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि देखो काम की बात ये है कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन है, लिपिड है और कार्बोहाइड्रेट। तो अगला सवाल तुरंत निकल के आया, क्या सभी सेल मेम्ब्रेन में सेम रेशियो? कहोगे नहीं, क्या होता है, वेरिएबल। जैसे 52% प्रोटीन, 40% लिपिड और 8% कार्बोहाइड्रेट, ये किसकी पहचान है? तो कहोगे ह्यूमन के आरबीसी की पहचान। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोगों को 2-2, 3-3 क्वेश्चन पढ़ने हैं। 2-3 क्वेश्चन प्रोटीन के हैं, 2-3 क्वेश्चन लिपिड के हैं और 2 ही 3 क्वेश्चन किसके हैं, कार्बोहाइड्रेट के हैं। तो देखो क्या है, हम लोग पहले पढ़ेंगे लिपिड। कुछ लिखना नहीं है, केवल सुनना है। लिखना होगा बताएंगे, ठीक है? अभी केवल देखो, अभी पढ़ने भी टाइम देंगे। लिपिड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सब लोगों को रटा। देखो गलती कैसे होगी, सवाल चेंज कैसे होगा, जरा बताओ। लिपिड ऑफ सेल मेम्ब्रेन में आप क्या लगाओगे, कौन सी लिपिड दोगे? तो तुरंत आप आंसर दोगे फास्फोलिपिड। वेरी गुड। अच्छा, अगर आंसर ये मिल जाए फास्फोलिपिड एंड कोलेस्टेरॉल, तब आंसर ये सही हो जाएगा। लिपिड ये है, सही है। पहला ऑप्शन होगा लिपिड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, पहला ऑप्शन होगा फास्फोलिपिड और आखिरी ऑप्शन होगा फास्फोलिपिड एंड कोलेस्टेरॉल। आखिरी तक जाओगे ही नहीं, पहले देखोगे, पहले टिक करोगे, गोला भरोगे, घर चले आओगे। लिपिड कौन सी है? तो कहोगे फास्फोलिपिड है और क्या है, कोलेस्ट्रॉल। जरा चेंज करेगा। अगर क्वेश्चन में ये लिखा मिल जाए मेजर लिपिड, अब क्या लगाओगे? अब सिर्फ यही लगाओगे तो क्वेश्चन निकल आए। सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड पाई जाएगी वो किस फॉर्म में होगी? तो आप कहोगे फास्फोलिपिड के फॉर्म में होगी, हाँ, कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में होगी। मेजर मतलब मेन, कौन होगी? तो आंसर दोगे फास्फोलिपिड। तो स्मॉल अमाउंट में क्या होगी? स्मॉल अमाउंट में क्या होगी? तो आंसर क्या देंगे, कोलेस्टेरॉल। पहला सवाल तो यही है। दूसरा सवाल ये, फास्फोलिपिड है क्या? फास्फोलिपिड क्या है? तो ये तो क्या है, ये वास्तव में लिपिड है और उसमें क्या जुड़ा हुआ है, फास्फेट जुड़ा है। अब ये लिपिड क्या है? तो लिपिड थोड़ा बायोमॉलिक्यूल में जाना पड़ेगा। होता क्या है कि जो ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल का नाम सुने हो? जो ग्लिसरॉल होता है इसमें 3 OH पाए जाते हैं। मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं, केवल समझा रहा हूं। इसमें 3 OH पाए जाते हैं। कोई बताएगा ग्लिसरॉल का केमिकल नाम क्या था, केमिस्ट्री वाइज नाम? एनसीईआरटी में लिखा बायोमॉलिक्यूल में, ट्राई हाइड्रोक्सी नहीं लिखा है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन ही तो लिखा है। इसमें 3 OH पाए जाते हैं। होता क्या है कि एक OH हटा दिया जाएगा, एक OH हटा देंगे, दूसरा OH हटा देंगे और तीसरा भी OH हटा देंगे। चलो हटा दिया तीनों OH। अब जानते हो क्या करेगा? OH की जगह फैटी एसिड लगा देगा। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर किसी ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के OH को हटा के फैटी एसिड लगा दिया जाए तो इसी का नाम लिपिड या इसको ट्राईग्लिसराइड फैट कहते हैं। तो चाहे ट्राईग्लिसराइड फैट कहो चाहे क्या कहो, लिपिड कहो। अब ध्यान सुनना, जो ये एक फैटी एसिड है, इस एक फैटी एसिड को हटा दो
और इसी जगह लगा दो क्या, इसी जगह लगा दो फास्फेट, तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फास्फोलिपिड बन जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? फिर से देखते हैं, फास्फोलिपिड क्या है, तो ये लिपिड प्लस फास्फेट है। लिपिड क्या है, तो कहोगे ग्लिसरॉल, उसमें 3 फैटी एसिड थे, ग्लिसरॉल था, 3 फैटी एसिड थे, वो लिपिड था। एक फैटी एसिड हटा के उसकी जगह क्या लगा दो, फास्फेट लगा दो, तो जैसे फास्फेट लगाओगे लिपिड फास्फेट मिलेंगे और क्या बन जाएगा, फास्फोलिपिड। बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फास्फोलिपिड क्या है, फास्फोलिपिड क्या है, तो कहोगे ये लिपिड प्लस फास्फेट है। लिपिड क्या है, तो कहोगे ग्लिसरॉल में 3 फैटी एसिड जुड़े हुए हैं, बस एक फैटी एसिड हटाओ और उसकी जगह क्या लगा दो, फास्फेट लगा दो, तो जो बनेगा उसका नाम फास्फोलिपिड। जैसे फास्फोलिपिड के नाम पर कौन सी लिपिड पाई जाती बेटा, यहाँ नहीं दिया है, बायोमॉलिक्यूल में दिया है। अब देखो बायोमॉलिक्यूल में दिया हो चाहे जिस मॉलिक्यूल में दिया हो, अगर एनसीईआरटी में दिया है तो एग्जामिनर कहीं भी पूछ लेगा, जरा बताओ कौन सी फास्फोलिपिड होती है। सेल मेम्ब्रेन की फास्फोलिपिड का नाम थोड़ा बहुत अगर याद हो तो ये है, नहीं याद आया? लेसिथिन क्या है, तो लेसिथिन एक फास्फोलिपिड है जो कि कहां पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन, पिछली साल पूछी गई। कॉन्सेप्ट क्लियर यहां तक? तो देखो क्या बताया, लिपिड की अगर हम बात करें तो लिपिड के नाम पर मेजर लिपिड कौन सी है, फास्फोलिपिड है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल भी पाई जाती है। फास्फोलिपिड ही मेजर है, फास्फोलिपिड लिपिड प्लस फास्फेट है। लिपिड क्या है, तो ये ट्राइग्लिसराइड फैट है जिसमें ग्लिसरॉल में क्या लगे होंगे, 3 फैटी एसिड लगे होंगे, एक फैटी एसिड हटाओ तो बन जाएगा क्या, फास्फोलिपिड। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब इसका कार्टून देखो कैसे बनता है। इसके कार्टून की अगर बात करें तो ये ऐसा बना होता है, ये एक फास्फोलिपिड है, स्ट्रक्चर वाइज देखें तो स्ट्रक्चर वाइज ये जो हिस्सा है ये, इसे कहते हैं हेड। कलर दिख रहा है बेटा, नहीं दिख रहा? और ये जो हिस्सा है इसे कहते हैं टेल। ये कार्टून है सिंबॉलिक, इसमें जो ये है ये फास्फेट है, ये ग्लिसरॉल है, और ये जो है ये फैटी एसिड चेन, और वो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अगर फास्फोलिपिड का कार्टून देखा जाए तो उसमें 2 हिस्से होते हैं, हेड होता है और टेल होता है। हेड बनाने में 2 पार्ट, फास्फेट और ग्लिसरॉल मिलकर के क्या बनाता है, हेड। और जो फास्फैटी एसिड 2 बचे थे वो दोनों फैटी एसिड क्या बनाते हैं, टेल। फर्क देखो क्या है, ये जो हेड है इसको पोलर हेड कहते हैं, या इसको हाइड्रोफिलिक हेड कहते हैं। और जो टेल है नॉन पोलर टेल या हाइड्रोफोबिक टेल कहते हैं। और बताओ बेटा हाइड्रोफोबिक टेल किसकी बनी होती है, तो क्या कहोगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। किसकी बनी होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये सिंपल डायग्राम जानते हो क्यों बनाया है, अभी इसी फास्फोलिपिड को यूज करके हम लोग सेल मेम्ब्रेन बनाएंगे, तो सेल मेम्ब्रेन में इसका अरेंजमेंट हमको देखना पड़ेगा। तो ये आप रट लेंगे क्या, किसी भी फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल में है कितने हिस्से, तो ग्लिसरॉल है, 2 फैटी एसिड हैं, और क्या है, फास्फेट है। फास्फेट और ग्लिसरॉल मिल करके क्या बना लेते हैं, हेड बना लेते हैं, और 2 फैटी एसिड क्या बना लेती है, टेल बना लेते हैं। ठीक, पोजीशन ये होती है कि फास्फोलिपिड
2 लेयर में पाई जाती है और इसी को कहते हैं लिपिड बाइलेयर। क्या कहते हैं? लिपिड बाइलेयर। एक क्वेश्चन, ये 2 लेयर में क्यों पाई जाती है अभी ये बताएंगे आपको। इस 2 लेयर में जो हेड है किधर की तरफ पाया जाएगा? आउटर साइड पाया जाएगा। और जो कि नॉन पोलर टेल है वो कहाँ पाई जाएगी? इनर साइड पाई जाएगी। ये भी क्वेश्चन है, कौन बाहर होगा कौन अंदर होगा? तो हेड बाहर होगा टटेल अंदर होगा, या पोलर हेड बाहर होगा नॉन पोलर टेल अंदर होगा, या ये बाहर होगा ये अंदर? बात तो एक ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हो गया कितने लेयर? 2 लेयर। और कैसे? अब वो डायग्राम में आप देखेंगे। इधर देखिए, मान लेते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इतनी मोटी सेल मेम्ब्रेन है। तो देखो कैसे लगाया जाता है। होता ये है कि ये हेड वाला पार्ट हो गया, ये टेल, ये हेड, ये हेड, ये हेड, ये हेड, ऐसे हेड लगे हुए हैं। और ये सब क्या है? ये सब क्या है? टेल। फिर देखो ये हेड, ये हेड, ये हेड, ये हेड, ऐसे हेड, और ये क्या लगे हैं? अगर हम लिपिड बाइलेयर में अरेंजमेंट देखें, अगर हम लिपिड बाइलेयर का अरेंजमेंट देखें, ये क्या है? लिपिड बाइलेयर किस प्रकार से अरेंजमेंट है? तो आपको दिख रहा है कि ये बेटा क्या है? हेड, और ये क्या है? टेल। बताओ कौन बाहर की तरफ कौन अंदर की तरफ? तो हेड बाहर की तरफ, टेल अंदर की तरफ। इस वाले केस में, इस वाले में ये बाहर से देखोगे तो हेड बाहर की तरफ, टेल अंदर की तरफ। ऐसा क्यों किया गया? ये एसर्शन रीजन में एग्जाम में आएगा कि लिपिड बाइलेयर में ऐसे भी तो लगा सकते थे। देखो मैं लगा के दिखाता हूं। अगर ऐसे लगा लेते तो देखो हेड अंदर होता, टेल क्या होगा? बाहर की तरफ होता। देखो समस्या क्या होती। टेल का नेचर कैसा है बेटा? हाइड्रोफोबिक। इसका मतलब बता दो बस। हाइड्रो का मतलब पानी, वाटर, और फोबिक का मतलब डर। ये पानी से दूर रहना चाहता है, टेल को पानी से दूर रखना है। कैसे रखोगे? तो देखो सेल के बाहर बेटा क्या पाया जाएगा? सेल के बाहर क्या पाया जाएगा? ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और सेल के अंदर क्या पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म। यहां भी क्या होगा? वाटर। और यहां भी क्या होगा? वाटर। अब देखो अगर यहां भी वाटर है, यहां भी वाटर है, तो कैसे अरेंज किया जाए? अगर आप इस तरीके से अरेंज करते तो जो टेल है वो किसके पास पहुंच जाती? वाटर के पास पहुंच जाती। तो अगर इस तरीके से अरेंज करोगे तो देखो हेड को वाटर चाहिए, बाहर वाटर है, हेड को वाटर चाहिए, साइटोप्लाज्म में वाटर है, टेल को वाटर नहीं चाहिए तो अंदर की तरफ कर दिया गया। तो इस तरीके से लगा दिया गया है। अगर आप देखें, ये मान लेते हैं हेड है, ये टेल है, ठीक है। तो देखो ऐसे कर दिया गया है, इस तरीके से लगा दिया गया है। ये हेड, ये टेल, ये हेड, ये टेल। हेड दोनों क्या हो गए? बाहर, और टेल दोनों क्या हो गए? अंदर। तो एसर्शन रीजन बताओ। क्वेश्चन पूछेगा कि किसी सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड बाइलेयर है उसमें हेड बाहर रखा जाता है, टेल अंदर रखी जाती, क्यों? तो आप कहोगे टेल बनी है किसकी? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। और कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। उसको पानी से दूर रखना है, प्रोटेक्ट करना है। किससे? एक्वस मीडियम से। तो कैसे दूर रखोगे? अगर ऐसे कर देते तो ये वाली टेल को बाहर पानी मिल जाता, ये वाली टेल को अंदर पानी मिल जाता। तो ऐसे कर दिया गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? पानी आया कहां से? साइटोप्लाज्म में वाटर होगा। ऑस्मोसिस एक अलग मसला है, वो उस पे जाएंगे भी, देखेंगे। साइटोप्लाज्म में वाटर है तो ये टेल वाटर से दूर कर दिया, ECF में वाटर है, टेल को वाटर से दूर कर दिया। तो हाइड्रोफोबिक टेल को प्रोटेक्ट करना है, कहां से? एक्वस कंडीशन। ये जान लीजिए कि ये एसर्शन रीजन में सवाल आना है। टेल को अंदर क्यों रखा गया, हेड को बाहर क्यों रखा गया? तो क्या बताओगे?
कहोगे हाइड्रोफोबिक टेल को हमको क्या करना है, एक्वस मीडियम से दूर रखना है, इसी नाते हेड बाहर हो गया और टेल अंदर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। जरा लिपिड तक पढ़ डालो। हाँ, आप नोट्स खोले, जहां तक कहें वहां तक पढ़ो। यहां से लेकर के यहां तक पढ़ डालो, पढ़ डालो, भी पढ़ाते हैं। देखो हाइलाइटर लाए, हाइलाइटर हाईलाइट करो। देखो स्पष्ट लिखा है, इसको हाईलाइट कर लो, इतने को। डिटेल स्ट्रक्चर एज सच एनसीईआरटी लाइन है, कुछ चेंज नहीं है। डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर। इधर देखो, आफ्टर की जगह बिफोर कर देगा बस एग्जामिनर, आफ्टर की जगह बिफोर कर देगा और स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आफ्टर एडवेंट ऑफ, इलेक्ट्रॉन की जगह क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन की जगह लाइट कर देगा, बस स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उसको गलती तो करवानी है आपसे, तो यहाँ एडवेंट ऑफ क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और 50s की जगह 60s कर देगा। आपको ये पता होना चाहिए कि किस लाइन में क्या चेंज हो सकता है। अगर हम आपको पहले से ही बता रखेंगे तो वही चेंज होने वाला। ऐसा तो है नहीं कि एग्जामिनर दूसरी दुनिया से आएगा, कुछ नया चेंज कर देगा। तो क्या चेंज करेगा, या तो ये 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 चेंज करेगा। और क्या चेंज कर सकते हो इस लाइन में, क्लियर। लेकिन जब क्या किया गया, केमिकल स्टडी स्पेशली किसकी की गई, ह्यूमन आरबीसी की गई। जितना मैं अंडरलाइन करा उतना हाईलाइट करते चलेंगे। उससे साइंटिस्ट को डिड्यूस हो गया, डिड्यूस का मतलब अंदाजा लगा ले गए, ये क्या लिखा है। इस पॉसिबल की जगह डिटेल लिख दें तो, पॉसिबल की जगह डिटेल लिख दें, क्या होगा, गलत हो जाएगा ना। देखो एग्जाम में होता क्या है, सारी लाइनें एनसीईआरटी की आती हैं, लाइनों में सिर्फ चेंज होता है। जिसकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं वो चेंज पकड़ लेता है। बड़ी बड़ी का मतलब दिमाग खुला हुआ है, देख रहे हैं, जैसे चेंज मिले बस वहीं पेन रुक जाना चाहिए आपका। यहां क्या कर देगा, डिटेल, गलत हो जाएगा ना। आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये केमिकल स्टडी ही बताती है कि सेल मेम्ब्रेन में मेनली क्या है, तो मेनली दो हैं। क्या क्या, मेनली को अगर ओनली कर दें तो क्या होगा, सही रहेगा, गलत हो जाएगा, बस इसे गलत होने वाला। और देखो देखो एक लाइन यहां लिखी है, हमने इस क्रम में ये लाइन टिक करो। बाद में क्या की गई, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किया गया। रिवील का मतलब पता चला, क्या पता चला कि सेल मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन के साथ क्या जोड़ दिया, कार्बोहाइड्रेट। तो फिर फाइनल बात क्या हो गई, तीनों पाए जाएंगे। रेशियो बताओ कैसा होगा, रेशियो, रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड क्या लिखा है, वेरीज ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। वेरीज की जगह सेम कर देगा। क्या सभी में सेम रेशियो पाया जाएगा, तो कहोगे नहीं, सभी में सेम रेशियो नहीं पाया जाएगा। फिर देखो अगर हम ह्यूमन की बात करें, इरिथ्रोसाइट कहो चाहे आरबीसी कहो, इसमें रेशियो की बात करें तो 52% क्या मिला, प्रोटीन हाईलाइट करें, 40% क्या मिला, लिपिड। तो चूंकि 100% ही होना है तो लगभग 8% के आसपास क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। तो दो क्वेश्चन यही निकल आए, मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है। तो प्रोटीन इज मैक्सिमम कंटेंट और लिपिड इज मिनिमम, कार्बोहाइड्रेट इज मिनिमम कंटेंट। ठीक है, अब देखो अब हम लोग लिपिड की बात कर लेंगे। यहां मैंने छोटी सी हेडिंग डाल दी है, मेजर लिपिड कौन सी है। तो चूंकि मेजर लिपिड लिखा है तो अब सिर्फ एक ही आंसर देंगे, मेजर हटा देगा तो आपको इसके साथ क्या लिखना पड़ेगा, लिखिएगा नहीं बेटा,
क्या लिखना पड़ेगा? कोलेस्ट्रॉल लिखना पड़ेगा। अच्छा, अरेंजमेंट बेटा कैसा है? कैसा है? लिपिड बाई लेयर, लिपिड अरेंज इन मेम्ब्रेन विद पोलर हेड, किधर की तरफ, जबकि हाइड्रोफोबिक टेल किधर की तरफ, इनर साइड। ये ऐसा क्यों किया गया है? इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना, ऐसा क्यों किया गया है? तो ये बेटा एसर्शन रीजन में सवाल आएगा। क्या? जो नॉन पोलर टेल है किसकी? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनको बचाना है किससे? एक्वस इन्वायरमेंट। यहां जहां प्रोटेक्शन लिखा है जानते हो क्या कर देगा? ये लिखेगा एग्जामिनर, प्रोटेक्शन की जगह क्या लिख देगा? प्रोवाइड। सही हो जाएगा। तो हम आपको ये जरूर बता डालेंगे एनसीईआरटी के किस लाइन में क्या चेंज हो सकता है। ठीक है, अगर आप ऐसे दिमाग में रखोगे तो जान लीजिए कि पेपर आपको पहले से पता रहेगा, सब बिल्कुल क्लियर। फिर लिखा इन एडिशन टू फास्फोलिपिड, मतलब फास्फोलिपिड के साथ मेम्ब्रेन में क्या पाया जाएगा? कोलेस्ट्रॉल। तो लिपिड के नाम पर 2 लिपिड मिल गए, कौन कौन से? फास्फोलिपिड और कौन सा? कोलेस्ट्रॉल। मेजर कौन सा है? तो मेजर क्या देंगे? फास्फोलिपिड। यहां तक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो कितना क्वेश्चन बताए? केवल 5-6 सवाल हैं। सिर्फ इतनी बात हुई है कि स्ट्रक्चरल डिटेल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्ट्रक्चरल डिटेल कैसे पता चला, तो कहोगे एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फिर पॉसिबल स्ट्रक्चर का अंदाजा कैसे लगा? केमिकल स्टडी। फिर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन से क्या पता चला? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो फाइनली क्या पता चला? कि प्रोटीन भी है, लिपिड भी और कार्बोहाइड्रेट। फिर रेशियो क्या है? सेम? सेम नहीं है, क्या है? अलग अलग। किसमें कितने कितने परसेंट है? तो प्रोटीन 52%, लिपिड 40% और कार्बोहाइड्रेट लगभग 8%। लेकिन ये किसके लिए है? सबके लिए। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? ह्यूमन आरबीसी के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। लिपिड में केवल 2 क्वेश्चन। लिपिड के नाम पर 2 लिपिड, कौन से? फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। हाँ, फास्फोलिपिड के अंदर जाओगे तो फास्फो प्लस लिपिड है। फास्फो का मतलब फास्फेट। अब लिपिड की बात करेंगे तो लिपिड क्या है? ये वास्तव में ग्लिसरॉल में 3 फैटी एसिड है। 3 फैटी एसिड में से 1 फैटी एसिड हटा दो और उसकी जगह फास्फेट लगा दो तो क्या बनेगा? फास्फोलिपिड। कौन सी? लेसिथिन। अभी याद आया? फास्फोलिपिड जो सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है उसका नाम बताओ, तो क्या बताओगे? तो आंसर क्या देंगे? लेसिथिन। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रोटीन। सिर्फ 2 क्वेश्चन हमको याद रखने हैं बस, प्रोटीन में केवल 2 क्वेश्चन। देखो, अभी मैंने बताया कि लिपिड बाइलेयर की स्थिति ये है कि ये हेड हेड पाए गए ऐसे ऐसे। ये क्या है? टेल। इधर से भी बना सकते हैं। अभी बनाइएगा नहीं, ये बनाने का टाइम देंगे आपको, बना लीजिएगा, पहले देख लीजिए। ठीक है, ऐसे ही लिपिड बाइलेयर के बीच में प्रोटीन मिल जाएगी। फिर उसके बाद आपको फिर प्रोटीन मिल जाएगी। अब देखो ध्यान से, इस हिसाब से कि आपसे कहा जाए
कि मेम्ब्रेन से प्रोटीन निकालो, तो जरा आराम से बताओ, ये वाली प्रोटीन आसानी से निकल आएगी कि ये वाली प्रोटीन? ये वाली आसानी से निकल आएगी। तो जो प्रोटीन आसानी से निकल आएगी उसका नाम कुछ और होगा, और जो प्रोटीन आसानी से नहीं निकलेगी उसका नाम कुछ और होगा। तो देखो, इसका नाम है पेरिफेरल प्रोटीन, या इसी का दूसरा नाम है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और जो प्रोटीन आसानी से नहीं निकलेगी उसका नाम इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक क्वेश्चन। दूसरा देखो, दूसरी खास बात यह है कि ये कहां पाई जाएंगी? तो दिख रहा है कि जो लिपिड बाई लेयर है उसमें ढंग से धसी हुई है। एनसीईआरटी में जैसे लिखा वैसे लिखेंगे, पार्शियली या टोटली। जो एनसीईआरटी में लिखा वही याद रखेंगे, बरीड इन लिपिड बाइलेयर। तो बताओ, आसानी से निकलेगी कि नहीं निकलेगी? निकलेगी। तो कहोगे नॉट इजिली एक्सट्रैक्टेड। जबकि ये बेटा कहां है? ये सरफेस पर है। ये कहां है? एट सरफेस। बताओ, बाहर की सरफेस पे कि अंदर? तो भैया बाहर भी बनाया है, अंदर भी बनाया है, दोनों सरफेस पर है, बोथ सरफेस पर पाई जाती है। जल्दी में ना रखिएगा, बाहर वाली सरफेस पर भी है, अंदर वाली सरफेस पर भी है। लेकिन चूंकि सरफेस पर है तो इजिली क्या हो जाएगी? एक्सट्रैक्टेड। तो इधर देखिए, प्रोटीन इस आधार पर ऑन बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन का मतलब कौन आसानी से निकलेगी या कौन आसानी से नहीं निकलेगी। ऑन बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोटीन दो कैटेगरी की हो गई। कौन सी? पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल। जो आसानी से निकल आए वो पेरिफेरल, जो आसानी से ना निकले वो इंटीग्रल। ये आसानी से क्यों निकली? क्योंकि सरफेस पर है, लेकिन दोनों सरफेस पर है। और ये आसानी से नहीं निकली क्योंकि पार्शियल या टोटल क्या है? बरीड। सब एनसीईआरटी की लाइनें हैं। एक क्वेश्चन और है, कार्बोहाइड्रेट कहां है? ये तो बेटा लिपिड बाइलेयर है ना। कार्बोहाइड्रेट बताओ कहां बना दे? अभी एनसीईआरटी डायग्राम में देखो, इधर ध्यान से देखो, एनसीईआरटी भी दिखाएंगे अभी आपको। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कार्बोहाइड्रेट है और ये कार्बोहाइड्रेट है। जरा बताओ, कार्बोहाइड्रेट किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा है? तो देखो, यहां मैंने प्रोटीन से, यहां भी बना देते हैं। कहां जुड़ा है? तो कहोगे लिपिड से भी जुड़ा है और प्रोटीन से। तो कार्बोहाइड्रेट में केवल दो क्वेश्चन है बस। अच्छा, अगले पेज पर ले लेते हैं। जरा बताओ, आराम से एनसीईआरटी या आपके पास जो नोट्स है उसका डायग्राम जरा देख लो और हमको देख के बताओ, कार्बोहाइड्रेट बाहर की सरफेस पर है कि अंदर की सरफेस पर? देख लो, हमको जल्दी नहीं है। कार्बोहाइड्रेट मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर है कि मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर है? तो सिर्फ आउटर पर है, इनर सरफेस पर नहीं। तो पहला सवाल तो यही है, क्या
ओनली एट आउटर सरफेस। अच्छा बताओ किससे बाइंड है बेटा? तो बाइंड विद प्रोटीन एंड क्या? लिपिड। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन से बाइंड कर दोगे तो बनेगा क्या? तो देखो बनेगा ग्लाइकोप्रोटीन। कैसे? कर देखो, ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, और जोड़ क्या दो? प्रोटीन। तो क्या बन जाएगा? तो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में पाया जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन। तो यहां लिपिड में होगा तो किस फॉर्म में होगा? ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं है लेकिन आपके काम का है। मेम्ब्रेन का कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होगा? ग्लाइकोप्रोटीन। और किस फॉर्म में होगा? ग्लाइकोलिपिड। ये कैसे बना? तो वही कहानी, कार्बोहाइड्रेट में क्या जोड़ दो? लिपिड जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा। यही दो क्वेश्चन है। अगला सवाल ये है मिनिमम। मिनिमम अगर आपसे पूछेगा तो आंसर क्या दोगे? कार्बोहाइड्रेट दोगे। तो प्रोटीन में केवल दो क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट में केवल दो क्वेश्चन। क्या इस हिसाब से कि सेल मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन है वो सेल मेम्ब्रेन से निकालना आसान होगा कि कठिन होगा? तो कहोगे जो आसानी से निकल आए वो पेरिफेरल, और जो आसानी से ना निकले वो इंटीग्रल। बात खत्म। जो सरफेस पर हो वो पेरिफेरल, और जो अंदर हो वो इंटीग्रल। उसी का नाम एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। बात खत्म। अब आ जाओ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट केवल बाहर की सरफेस पर है। केवल कहाँ है? बाहर की सरफेस पर है, और बाहर की सरफेस में अटैच है। किससे? प्रोटीन से और लिपिड। प्रोटीन से अटैच तो ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड से अटैच तो ग्लाइकोलिपिड। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? बिल्कुल कॉन्सेप्ट साफ है। पढ़ डालो जरा। ठीक पढ़े अब हम? प्रोटीन क्या लिखा है? डिपेंडिंग ऑन ईज ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन क्लासिफाइड इनटू, और क्या? पेरिफेरल। एक ही लाइन। पेरिफेरल प्रोटीन कहाँ है? सरफेस पर। आगे बढ़ा दीजिए। इजिली एक्सट्रैक्टेड, और इंटीग्रल प्रोटीन टोटली बरीड इन मेम्ब्रेन, नॉट इजिली एक्सट्रैक्टेड। ये तीन लाइनें एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के बारे में एनसीईआरटी में एक लाइन नहीं लिखी है, लेकिन जरूरी है। जितना जरूरी उतने बताए हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? लीस्ट अमाउंट है।
केवल कहां पाया जाएगा? जल्दी ना करिएगा, आउटर एंड इनर कर देगा गलत हो जाएगा, इनर कर देगा तो गलत हो जाएगा। कहां रखोगे बेटा? केवल और केवल आउटर। कार्बोहाइड्रेट ऑफ मेम्ब्रेन आर स्मॉल चेन, किसकी? याद रखिएगा, एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, ओलाइगो, क्योंकि मोनोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड और ओलाइगोसेकेराइड 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये है कौन सा? ओलाइगोसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट बाउंड विद किससे? लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड से जुड़ेगा तो, और प्रोटीन से जुड़ेगा तो, मैंने ब्रैकेट में लिखा ग्लाइकोलिपिड का मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, और ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। अब है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अभी इसको पढ़े नहीं, पहले चीजों को थोड़ा समझेंगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में 3 क्वेश्चन आपके रटने वाले हैं। क्या देखो, पहला सवाल ये है कि यही मॉडल मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है या एडवांस मॉडल। एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस कड़ी में वैज्ञानिकों ने बहुत काम किया है और सबके अलग अलग मत हैं। तो फाइनली इस पर सब लोग सहमत हुए हैं, यही मोस्ट एक्सेप्टेड है, यही एडवांस है। किसने दिया है? तो सिंगर एंड निकलसन। और कब दिया है? 1972 में दिया। ठीक, तो इसका मतलब बहुत पुराना मसला नहीं है। ये कहता क्या है वो देखिए, तो नाम ही में क्वेश्चन है यहां बेटा। पहला सवाल ये है कि यहां फ्लूइड कौन है? मेम्ब्रेन में फ्लूइड, अभी लिखो नहीं लिखा, सब कुछ है आपके पास। तो फ्लूइड के नाम पर पाई जाती है लिपिड, एक क्वेश्चन। तो फिर मोज़ेक कौन है? तो मोज़ेक के नाम पर पाया जाता है प्रोटीन, एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में फ्लूइड क्या है और मोज़ेक क्या है। तो मेम्ब्रेन की जो लिपिड है उसको फ्लूइड माना जा रहा है, और मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन है उसको मोज़ेक। फर्श देखो नीचे, ये मोज़ेक की फर्श लगी है। इसमें जो छोटे छोटे दाने हैं, इसमें जो छोटे छोटे दाने हैं यही मोज़ेक के दाने हैं, और जो सीमेंट होगी वो फ्लूइड मान लेते हैं। तो इधर आओ, यहां लिपिड को क्या माना गया है? फ्लूइड। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन सा फ्लूइड, तो एनसीईआरटी में याद रखोगे क्वासी फ्लूइड नेचर। अब प्रोटीन मोज़ेक है वो कैसे पता चला? तो इधर देखो, मान लेते हैं कि ये लिपिड का फ्लूइड है और ये प्रोटीन के पार्टिकल हैं। अगर लिपिड फ्लूइड होगी तो ये प्रोटीन या तो इधर मूव करेगी या तो इधर मूव करेगी, इसको कहेंगे लेटरल मूवमेंट। तो प्रोटीन में क्या होता है? लेटरल मूवमेंट विदिन लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर के अंदर लेटरल मूवमेंट किसका होता है? प्रोटीन। एक सवाल पूछा गया है, मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर की होती है, इसको आप प्रूफ कैसे करोगे, कैसे पता चलेगा? एनसीईआरटी में लिखा है व्हिच वन मेजर इट्स फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब फ्लूइड नेचर है, तो कैसे पता चलेगा? तो देखो, अगर ये फ्लूइड ना होता, ये सॉलिड होता तो क्या होता? क्या ये प्रोटीन इधर इधर हिल पाती? ना हिल पाती। तो प्रोटीन का जो लेटरल मूवमेंट है यही मेजर करता है फ्लूइडिटी
ऑफ मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आता है मूवमेंट। तो देखो यहाँ अगर पानी है, कहीं पर फ्लूइड है, तो पानी भी तो मूव करता होगा, तो प्रोटीन ही नहीं मूव करेगा, लिपिड भी मूव करेगी। तो अगर आप बताओ कि प्रोटीन का कौन सा मूवमेंट है, तो सिर्फ एक मूवमेंट होता है, कौन सा? लेटरल। लेकिन अगर लिपिड में पूछ लिया गया तो लेटरल का मतलब लिपिड के मॉलिक्यूल भी तो इधर इधर मूव करेंगे। जैसे मान लो ये लिपिड है, तो लिपिड का मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे चलेगा, ये लेटरल मूवमेंट हो गया। लेकिन ये ऐसे ऐसे घूमेगा भी तो, इसके सर्कुलर कहेंगे, और ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो यहां लेटरल होता है, सर्कुलर होता है और फ्लिप फ्लॉप होता है। ये आया हुआ सवाल है, एनसीईआरटी में लिखा नहीं है। लिपिड में 3 मूवमेंट, कौन से? लेटरल, सर्कुलर और कौन सा? फ्लिप फ्लॉप। जबकि प्रोटीन में कौन सा मूवमेंट? अच्छा, अगर मेम्ब्रेन फ्लूइड ना होती तो अब सोचो क्या समस्याएं आती। मेम्ब्रेन अगर फ्लूइड ना होता तो देखो क्या क्या ना कर पाते। तर देखो, ये मान लेते हैं सेल है और आपको सेल की ग्रोथ करनी है। आप सोचो अगर ये रिजिड होती तो क्या ग्रो कर पाते? ना कर पाते। तो फ्लूइड नेचर जरूरी है, किसके लिए? ग्रोथ के लिए। फिर देखो ये दूसरी सेल है और दोनों को बातचीत करनी है, कुछ लेना देना है। अगर ये रिजिड होती तो ना तो यहां से यहां, ना तो यहां से यहां, तो क्या? क्या इंटरसेलुलर जंक्शन बन पाते? ना बन पाते। अच्छा, अगर सेल से कुछ बाहर निकलना होता तो? अगर रिजिड होती तो हो पाता? ना हो पाता। तो सिक्रीशन ना हो पाता। अच्छा, अगर कुछ अंदर डालना होता तो? अंदर डालने को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या हो पाता? ना हो पाता। और आखिरी में है सेल डिवीजन। एनसीईआरटी में लिखा है कि मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर क्यों जरूरी है। तो मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर हमको चाहिए ग्रोथ के लिए, इंटरसेलुलर जंक्शन के लिए, सिक्रीशन के लिए, एंडोसाइटोसिस के लिए, और किसके लिए? सेल डिवीजन। पढ़ लो, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ लो। नहीं नहीं, ऐसे रहेगा। देखो, हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल तुम पूछ लिए। इधर देखो, ये मान लो हेड है, ये मान लो टेल, ऐसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, ऐसे तो लगा हुआ, इसको ऐसे कर लेते तो ये पूरा ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे नहीं घूमेगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। फिर ये ऐसे लगा हुआ है ना, ये दोनों टेल अंदर, दोनों हेड है, तो ये ऐसे घूम गया। देखो ये फ्लिप फ्लॉप है, और ये क्या है? लेटरल मूवमेंट। और ये घूमेगा तो ये क्या है? सर्कुलर मूवमेंट। चलो भाई, हाइलाइटर निकालो। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज बाय या गिवन बाय, कोई दिक्कत नहीं है। किसने दिया और दिया कब? सिंगर एंड निकलसन। अकॉर्डिंग टू दिस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये अंडरलाइन कर लो, कौन सा नेचर है? क्वासी फ्लूइड है। किसका? और इसी नाते क्या हो रहा है?
लेटरल मूवमेंट हाईलाइट करते चलो। किसका हो रहा है? प्रोटीन का हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ये दिस किसके बारे में लिखा बस हमको बता दो। ये दिस एनसीईआरटी में लिखा है। ये दिस किसके बारे में है? तो ये लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन लिखा है। दिस एबिलिटी ऑफ प्रोटीन मतलब लेटरल मूवमेंट। तो यहां दिस की जगह क्या लिखा होना चाहिए? लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द मेम्ब्रेन। यही क्या सिद्ध करता है? तो क्या सिद्ध करता है? तो ये पलट के आएगा फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन मेजर बाई, फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन मेजर बाई। तो क्या लगाओगे? तो आंसर देंगे लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन में कौन सा मूवमेंट? लेटरल, लेकिन लिपिड में लेटरल भी, सर्कुलर भी और फ्लैप भी। देखो फ्लूइड नेचर जरूरी है किस 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 चीज के लिए? तो जो बातें लिखी उसे कभी आया नहीं। ग्रोथ के लिए, फॉर्मेशन ऑफ जंक्शन के लिए, सिक्रीशन के लिए, एंडोसाइटोसिस के लिए और सेल डिवीजन के लिए। अब पढ़ना है हम लोगों को फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। केवल 4 क्वेश्चन है फंक्शन में। एनसीईआरटी का पूरा पैराग्राफ उसी में समेट जाएगा। देखो क्या लिखा है। अगर आपसे कहा जाए सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है तो क्या बताओगे? तो देखो सेल मेम्ब्रेन का रियल फंक्शन क्या है। इधर देखो, मान लेते हैं कि ये मेम्ब्रेन है, ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन है कि जो मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ पड़े हैं उनका ट्रांसपोर्ट करना है, बस इसका मेन फंक्शन है। तो मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल या तो सेल के अंदर लाओ या तो सेल के बाहर ले जाओ। लेकिन एक समस्या है सेल मेम्ब्रेन के साथ। क्या है? सेल मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है वो सेलेक्टिव परमिएबल होता है। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब समझो क्या। इधर देखो, मान लेते हैं कि बाहर की तरफ 2 मॉलिक्यूल ए और बी हैं और अंदर की तरफ भी 2 मॉलिक्यूल ए और बी हैं, ठीक है। तो सेल में ये दोनों मॉलिक्यूल चाहते हैं कि हम अंदर आ जाएं, ये दोनों मॉलिक्यूल चाहते हैं कि हम बाहर चले जाएं, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन तय करेगी। सेलेक्टिव का मतलब सेलेक्ट करेगी, सेलेक्ट का मतलब चुनेगी कि नहीं ए मॉलिक्यूल को अंदर आने देंगे, बी को अंदर नहीं आने देंगे, और बी को बाहर जाने देंगे लेकिन ए को बाहर नहीं जाने देंगे। तो ये चुन चुन के मॉलिक्यूल को आने देगी और चुन चुन के ही जाने देगी। ऐसा नहीं होगा कि सारे कोई भी मॉलिक्यूल अंदर चला आए और कोई भी मॉलिक्यूल बाहर चला जाए। कैसी होती है? सेलेक्टिव परमिएबल नेचर की। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब सवाल ये है कि चाहे मॉलिक्यूल अंदर आए और चाहे मॉलिक्यूल बाहर जाए, जाएगा कैसे या आएगा कैसे? तो यहां 2 ही तरीके हैं। या तो क्या होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और या तो क्या होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैसे होगा अभी आगे आपको बताएंगे। एक और समस्या आ रही है कि जो मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, चाहे वो अंदर जा रहा हो चाहे वो बाहर आ रहा हो हो सकता है कि पोलर मॉलिक्यूल हो। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब उसके ऊपर क्या हो? पॉजिटिव या कोई चार्ज पाया जाए। जैसे मान लेते हैं सोडियम प्लस है, ठीक है, या पोटेशियम प्लस है, या Cl माइनस है, या कोई XYZ कह सकते हो।
हो सकता पोलर मॉलिक्यूल हो। और मेम्ब्रेन का नेचर देखो कैसा है, मेम्ब्रेन है नॉन पोलर, तो मेम्ब्रेन की बनती नहीं है किनसे, पोलर मॉलिक्यूल। तो याद रखोगे पोलर मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते हैं, पोलर मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते, याद रखिएगा। अभी कुछ लिखना नहीं है। तो फिर पोलर मॉलिक्यूल कैसे पास होंगे, कैसे पास होंगे, तो कोई ना कोई तरीका है। तो ध्यान सुनिएगा, मान लेते ये मॉलिक्यूल है, ये सेल मेम्ब्रेन पार नहीं होने दे रहा है, तो कोई दूसरा मॉलिक्यूल की मदद लेनी पड़ेगी। अब देखिएगा सेल मेम्ब्रेन में ही पाई जाती हैं कैरियर प्रोटीन, ये फैसिलिटेट कर देंगे। ट्रांसपोर्ट। तो ओवरव्यू आप समझ लीजिए क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किनके ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन लगेंगे, तो आप तुरंत कहोगे किसके ट्रांसपोर्ट में, पोलर। अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कैरियर। और अगर पोलर नहीं है तो कैरियर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक्टिव होगा कि पैसिव होगा वो भी आपको बता देंगे। तो ओवरव्यू सिर्फ इतना है कि किसी भी मेम्ब्रेन का मेन काम यह है कि मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करो, लेकिन मेम्ब्रेन चुन चुन के आने देती है और चुन चुन के जाने देती है। किसको आने देगी किसको नहीं आने देगी वो भी आगे देखेंगे। जैसे उसने कहा पोलर मॉलिक्यूल अंदर नहीं आएगा या बाहर नहीं जाएगा, तो कहा अगर इनको अंदर बाहर होना है तो किनको बुला के लाओ, कैरियर प्रोटीन को बुला के लाओ। फिर पैसिव जाओगे कि एक्टिव जाओगे, ये क्या है अभी आपको समझाएंगे। तो दो लाइनें देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम पहले पैसिव ही समझ लें, ये मान लेते हैं कि मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये मान लेते हैं कोई मॉलिक्यूल है जो अंदर जाना चाहता है। हम लिखे दे रहे हैं इधर की तरफ कंसंट्रेशन क्या है, हाई, और इधर की तरफ क्या है, कंसंट्रेशन लो। तो यदि कोई मॉलिक्यूल अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाए तो इसको क्या कहोगे, एलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या कहोगे, एलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे मान लेते हैं आप ऊंचे पहाड़ पर खड़े हो और यहां से आपको धक्का दे दिया जाए तो आप तुरंत नीचे चले आओगे, क्या कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं। तो बताओ एनर्जी लगेगी, एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी। ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें एनर्जी कंज्यूम ना हो, एलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हो, उसी को क्या कहते हो, या इसी का एक और नाम है, इसी को डाउन हिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। कौन सा ट्रांसपोर्ट, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, एलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब हाई से क्या होगा, लो, एनर्जी लगेगी, नहीं लगेगी। अच्छा इसमें कैरियर प्रोटीन लगेगी, तो कैरियर प्रोटीन का निर्णय कंसंट्रेशन नहीं करती है, कैरियर प्रोटीन का निर्णय करता है चार्ज, पोलर है कि क्या है। तो अगर न्यूट्रल है तो अगर ये न्यूट्रल सल्यूट है तो कैरियर प्रोटीन लगेगी, नहीं लगेगी। तो नो कैरियर प्रोटीन। ऐसा कोई भी ट्रांसपोर्ट का तरीका जिसमें हाई से लो जाएं, एलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएं, एनर्जी ना लगे, कैरियर प्रोटीन ना लगे, तो इसी को कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, सिंपल
डिफ्यूजन, कोई दिक्कत तो नहीं। तो चाहे सिंपल डिफ्यूजन कहो चाहे इसी को क्या कहो, पैसिव ट्रांसपोर्ट। फिर एक और बात देख लो, वाटर का मॉलिक्यूल ये भी अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है। बताओ एलॉन्ग की अगेंस्ट, हाई से लो का मतलब एलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये बताओ, ये एलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो ये पैसिव है कि एक्टिव? पैसिव। तो डिफ्यूजन है कि नहीं है? ये डिफ्यूजन है। तो वाटर मूव करता है तो इसको कहोगे डिफ्यूजन। आप वाटर, शब्द बदल गया। वाटर के डिफ्यूजन को डिफ्यूजन नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। और ये भी एक प्रकार का क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। तो पहले पैराग्राफ में तो ऐसे लिखा है क्या, कि कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन जाते हैं बगैर एनर्जी खर्चा किए हुए। ये लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन करते हैं, ठीक। लेकिन वाटर का भी मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है अपने हाई से लो ही चलता है, तो ये भी पैसिव ही है या डिफ्यूजन ही है। बस डिफ्यूजन ना कह के क्या कहते हो, ऑस्मोसिस। ये भी क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। आखिरी लाइन, अभी बताया है कि यदि मॉलिक्यूल पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल या क्या कह सकते हो, आयंस है। तो अगर आयंस हैं और उनको यहां से यहां जाना है तो क्या लग जाएगी? तो सबसे पहले तो ये लग जाएगी, क्या? कैरियर प्रोटीन लग गई। और देखो, मान लेते हैं आयन की कंसंट्रेशन इधर की तरफ कम और इधर की तरफ ज्यादा, ये क्या है, लो, और ये क्या है, हाई, और ये जा रहे हैं। अब बताओ क्या होगा, एलॉन्ग है कि अगेंस्ट? तो ये है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो बताओ एनर्जी लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी। तो कहोगे एनर्जी कंज्यूम। बताओ कैरियर लगेगा नहीं लगेगा? कैरियर प्रोटीन रिक्वायर होगी, इसी को कहेंगे बताओ इसको अपहिल कहोगे कि डाउनहिल? भाई पहाड़ पर चढ़ने में तो एनर्जी लगेगी, उतरने में लगेगी, तो इसको कहेंगे अपहिल ट्रांसपोर्ट। इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो सोडियम पोटेशियम पंप दिया हुआ है। तो केवल 3 क्वेश्चन है, देखो कैसे समझोगे, याद कैसे रखोगे। देखो, जब कभी मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो, अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहा हो, एनर्जी ना लग रही हो, कैरियर ना लग रहा हो, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट या सिंपल डिफ्यूजन कहोगे, ठीक है। जैसे न्यूट्रल सॉल्यूट का मूवमेंट, वाटर का मूवमेंट भी ऐसे ही होता है, बस उसके लिए नया शब्द आ गया, कौन सा, ऑस्मोसिस। लेकिन जब कभी मॉलिक्यूल पोलर हो या आयन हो या चार्ज कह सकते हो और अपने लो से हाई जा रहा हो, तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, लो से हाई होगा,
एनर्जी कंज्यूम होगी और कैरियर प्रोटीन लगेगी, तो इसको हम कहेंगे क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या इसको कहेंगे क्या, अपहिल ट्रांसपोर्ट। पढ़ो जरा। नहीं, उसके लिए चैनल होता है, वाटर चैनल बनते हैं एक्वापोरिन प्रोटीन के। चलो कहाँ थे हम लोग, हाँ यहाँ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसको हाईलाइट कर लो, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल। मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है, हाईलाइट कर लो, सिलेक्टिव परमिएबल है, वो मॉलिक्यूल चाहे इधर हो चाहे उधर, इधर उधर मतलब अंदर और बाहर की तरफ। बहुत सारे मॉलिक्यूल संक्षिप्त मात्रा में जाएंगे, ब्रीफली अक्रॉस मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ, जैसे एनर्जी नहीं लगी वैसे क्या कहोगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। कौन करेगा, देखो क्या लिखा है, न्यूट्रल होने चाहिए, चार्ज नहीं होने चाहिए। अक्रॉस मेम्ब्रेन बाई किसके द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन। और एलॉन्ग क्या होगा, मतलब हाई कंसंट्रेशन से वाटर भी ऐसे ही मूव करेगा, बस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। बस मूवमेंट ऑफ वाटर कैसे होगा, कैसे होगा, डिफ्यूजन से होगा, लेकिन बस डिफ्यूजन का नाम बदल दिया, क्या, ऑस्मोसिस हो गया। ये देखो लिखा, अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो ये पास नहीं कर सकता है किसको, नॉन पोलर, ये असर्शन रीजन में आएगा। तो कैसे आएगा कि पोलर मॉलिक्यूल को कैरियर क्यों चाहिए, पोलर मॉलिक्यूल को कैरियर क्यों चाहिए, ये असर्शन है। तो रीजन यही है, पोलर पास ही नहीं कर सकते किसको, नॉन पोलर लिपिड, इसी नाते इनको क्या चाहिए, कैरियर। और जब कैरियर क्या करेगा, फैसिलिटेट कर देगा ट्रांसपोर्ट को। अब आयन देखो लिखा है, जैसे आयन लिखा है इसका मतलब ही क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है या कुछ और मॉलिक्यूल ये ट्रांसपोर्ट करते मेम्ब्रेन, क्या लिखा है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और अगर ये अगेंस्ट होंगे, अगेंस्ट का मतलब लोअर टू हायर कंसंट्रेशन है, ऐसे ट्रांसपोर्ट में क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी। एनर्जी लाओगे कहां से, एटीपी से लाओगे, और कहोगे क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप। कौन सी, सोडियम पोटेशियम पंप। तो दिमाग में क्या रखना है, यहाँ एसर्शन रीजन बनेगा, पोलर मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन रिक्वायर है, ये एसर्शन क्यों, तो कहोगे पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट क्रॉस नॉन पोलर लिपिड बाई लेयर। ये एसर्शन रीजन में एग्जाम में आ सकता है। एनसीईआरटी ओपन करो,
देखो एनसीईआरटी में लिखा कैसे है। वैसे ही लिखा है जिस क्रम में हमने आपको पढ़ाया है। खोल लो एनसीईआरटी हो तो। देखो ये लिखा है डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन स्टडी आफ्टर एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कब? लेकिन केमिकल स्टडी की गई सेल मेम्ब्रेन की, किसमें? ह्यूमन आरबीसी। उसी ने साइंटिस्ट को इस लायक बनाया कि वो अंदाजा लगा सके किसको? पॉसिबल स्ट्रक्चर किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये स्टडी कहती है कि सेल मेम्ब्रेन में मेनली क्या है? लिपिड और प्रोटीन। फिर सीधे शुरू कर दिया, मेजर लिपिड कौन सी है? फास्फोलिपिड है, जो कि अरेंज कैसे है? बाइलेयर। लिपिड का अरेंजमेंट मेम्ब्रेन में कुछ ऐसा है कि पोलर हेड कहाँ है? आउटर साइड, जबकि हाइड्रोफोबिक टेल कहाँ है? इनर पार्ट। ये क्यों किया गया है? सुनिश्चित करने के लिए कि नॉन पोलर टेल जो किसकी बनी है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, उसको बचा लिया जाए कि उसको दे दिया जाए? बचा लिया जाए। किससे? एक्वस इन्वायरमेंट से। कह रहा इन एडिशन टू फास्फोलिपिड, मतलब मेन फास्फोलिपिड के अलावा क्या पाया जाएगा? ये क्या लिखा है? बाद में क्या किया गया? बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। उससे क्या पता चला कि सेल मेम्ब्रेन में क्या है? प्रोटीन तो है, लेकिन नई चीज आ गई। बस सवाल है रेशियो किसका? प्रोटीन और लिपिड का। क्या करेगा? वैरी करेगा। जैसे ह्यूमन में जो आरबीसी है उसमें कितने परसेंट क्या प्रोटीन और 40 क्या लिपिड, तो जो बचा वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इस आधार पर कि आसानी से कौन निकलेगा, मेम्ब्रेन प्रोटीन दो प्रकार की, एक कौन सी? पेरिफेरल। जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो कहाँ पाई जाएंगे? सरफेस पर। जबकि जो इंटीग्रल हैं वो या तो पार्शियल या तो टोटल धसी हुई होंगी। किसमें? सेल मेम्ब्रेन में। तो आसानी से कौन निकलेगी? पेरिफेरल निकलेगी। ये एनसीईआरटी डायग्राम है। यहां से यहां तक ये क्या बनी है? ये वाली कौन सी है? इंटीग्रल प्रोटीन। इस वाली से भी देखो कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है, इस वाली से भी कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है, और इससे भी कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है। तो कार्बोहाइड्रेट बताओ किससे जुड़ा है? पेरिफेरल प्रोटीन से कि इंटीग्रल? दोनों से। प्रोटीन से कि लिपिड से? फिर दोनों से। बस बाहर की तरफ जुड़ा कि अंदर? देखो अंदर कहीं कार्बोहाइड्रेट नहीं दिख रहा है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा। केवल कहाँ है? बाहर की तरफ। एडवांस या इंप्रूव्ड मॉडल किसने दिया? सिंगर और निकलसन। कब दिया? क्या नाम दिया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये कहता क्या है? कौन सा फ्लूइड? कौन सा? क्वासी फ्लूइड। किसका? तो फिर क्या होगा? लेटरल मूवमेंट किसका? प्रोटीन विद इन ओवरऑल बाइलेयर। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन, यही क्या मेजर करेगी? फ्लूइडिटी। नेचर ऑफ मेम्ब्रेन ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए? फंक्शन। कौन से? सेल की ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ और सिक्रीशन और सेल डिवीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? तो ट्रांसपोर्ट। ये तो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है? मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है? सेलेक्टिव परमेएबल है उन मॉलिक्यूल के लिए जो इधर उधर प्रेजेंट है। कुछ मॉलिक्यूल या बहुत सारे मॉलिक्यूल बस जान लीजिए टोटली पार नहीं हो पाएंगे। इधर देखो जरा कॉन्सेप्ट है, ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ मॉलिक्यूल ज्यादा है, यहाँ मॉलिक्यूल कम है, इधर की तरफ 4 हैं, उधर की तरफ 2 हैं। ध्यान से देखिएगा, केवल एक मॉलिक्यूल इधर चला जाए, पैसिव जाएगा कि एक्टिव? पैसिव ही तो जाएगा भाई, ज्यादा से कम जाएगा। चलो पहुंचा देते हैं।
यहाँ एक पहुंच गया तो यहाँ एक कम भी तो हो जाएगा। अब बताओ क्या होगा? अब यहां से यहां कुछ जाएगा नहीं, यहां से यहां नहीं, तो थोड़ा सा ही जाएगा। अब अगर इधर से इधर ले जाना चाहते हो तो अब एक्टिव हो जाएगा। तो पहले पैसिव चलेगा, बाद में क्या चलेगा? एक्टिव। पैसिव एक्टिव एनर्जी का कॉन्सेप्ट है और कैरियर प्रोटीन चार्ज का कॉन्सेप्ट है। अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो क्या लग जाएगा? चार्ज, कैरियर प्रोटीन लग जाएगा। नॉन पोलर है या न्यूट्रल है तो कैरियर प्रोटीन नहीं लगेगा। देखो लिखा है, थोड़ा सा जाएंगे, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ, क्या कहोगे? कौन करेगा? कौन करेगा? न्यूट्रल। किस प्रोसेस से? एलॉन्ग द, मतलब हाई से लो। वाटर भी कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? हाई से लो। बस मूवमेंट कैसे होगा? डिफ्यूजन। नाम बदल दोगे क्या? ये लाइन टिक कर लो, इंपॉर्टेंट है। पोलर मॉलिक्यूल की जगह क्या लिख देगा? नॉन पोलर, तो गलत हो जाएगा। यहाँ नाट हटा दे तो ये तो भी तो गलत हो जाएगा। तो या तो यहाँ ये नान यहाँ से उठाएगा, यहाँ लगा देगा, गलत हो जाएगा। पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोलर, तो फिर क्या चाहिए? कैरियर प्रोटीन चाहिए फैसिलिटेट करने के लिए। कुछ आयन, अब आयन कह दिया, इसका मतलब पोलर हो गए या मॉलिक्यूल हो गए, ये ट्रांसपोर्ट करेंगे अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लो से हाई। तो क्या लगेगी? एनर्जी। कहाँ से लाओगे? एटीपी। क्या कहोगे? एक्टिव। एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, तो बस आज इतना ही पढ़ते हैं, तो ये छूट बहुत जाएगा।